गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए पूरा का पूरा स्पीडी बुक ही उठा लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा स्पीडी बुक आपको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें से वो इंपॉर्टेंट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के एग्जाम से। मतलब आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सेंट्रल का बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल का कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख नियुक्तियों को। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कौन मीन्स कौन सा आदमी, क्या मतलब किस पोस्ट पे, और कहाँ की मतलब किस जगह पे वो नियुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी की बात अगर हम करें तो आपका संवैधानिक पदाधिकारी में अगर कोई नंबर 1 पे आता है तो वो आता है आपका भारत का राष्ट्रपति। तो अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू है, सबको पता होगा। लेकिन अगर इनके हम क्रम की बात करें तो ये कौन से क्रम पर राष्ट्रपति बनी है, तो ये है 15वां क्रम पर है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें कि ये कहाँ की गवर्नर थी, तो गवर्नर ये थी झारखंड की। 5 साल का कार्यकाल ये झारखंड में दी है, 2016 से 2021 तक। अब ये भारत का राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा दे रही है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें हम, उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति सबको पता होगा जगदीप धनखड़ जी हैं और ये 14वें क्रम पर हैं। और जगदीप धनखड़ के गवर्नर के इसकी बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, इनका नाम सबको पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी, और इनके क्रम 15वां क्रम पर प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, न्यायिक प्रमुख। अगर हम न्यायिक प्रमुख की बात करें तो सर्वोच्च न्यायिक प्रमुख आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये DY चंद्रचूड़ हैं और इनका क्रम है 50वां। DY चंद्रचूड़ और इनका क्रम है 50वां क्रम पर हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट चलिए, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें तो ये है R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी ये है आपका 16वें नंबर पर। अगर हम सॉलिसिटर जनरल की आप बात करें, सॉलिसिटर जनरल ये है आपका तुषार मेहता। और अगर हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी शुरुआत 2010 से हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये है आपका आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं संसदीय प्रमुख की ओर। ये थोड़ा सा लंबा सा सेशन होगा। अगर संसदीय प्रमुख की हम बात करें तो सभापति राज्यसभा का ये है आपका जगदीप धनखड़। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम राज्यसभा के सभापति की बात करें तो उपराष्ट्रपति इसका पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो आपका राज्यसभा का सभापति होगा। नेक्स्ट, यहाँ से ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट चलिए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात अगर हम करें तो ये आपका है राजीव कुमार और ये क्रम 25वां क्रम पर है। राजीव कुमार का स्थान मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। उसके बाद चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हम लोग करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, ये आर्टिकल 148 के तहत आता है CAG। और अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू आपका CAG है। इनके क्रम की बात कीजिएगा तो 14वां है। और अगर महालेखा नियंत्रक की बात करें, महालेखा नियंत्रक यानी CGA, ये आपका है SS दुबे और इनका क्रम है 28वां। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की बात। अगर सर्वोच्च सेनापति की बात की जाए तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो यहाँ के वो सर्वोच्च सेनापति हैं भारत के। वायुसेना अध्यक्ष की बात अगर हम करें, वायुसेना अध्यक्ष ये है आपका BR चौधरी और इनका क्रम है 27वां। नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो ये है आपका मनोज पांडे। यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि ये CDS का पोस्ट है ना, बिपिन रावत के बाद से ये खाली चल रहा था, अब इसका फुलफिल कर लिया गया है। और ये है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो आप है ना एक नाम याद रखिएगा, ये विदेश सचिव। इस विदेश सचिव का नाम आप याद रखिएगा, ये है आपका विनय मोहन कवात्रा। बस एक नाम आप याद रखिएगा विदेश सचिव का, बाकी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको डिस्कस करेंगे अभी नहीं। विदेश सचिव भारत का है विनय मोहन कवात्रा, क्योंकि BPSC एक बार पूछा है इस क्वेश्चन को।
चलिए, गुप्तचर संगठनों की बात अगर हम करें कि गुप्तचर संगठन का प्रमुख कौन है, तो अभी आपको पता होगा, सबको पता होगा कि ये आपका जो रिसर्च एवं एनालिसिस विंग जो है रॉ, इसका प्रमुख बना है रवि सिन्हा, और ये बक्सर के हैं। बक्सर के नहीं, ये आपका भोजपुर का है, भोजपुर के रहने वाले हैं ये, मीन्स ये बिहार के हुए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इससे डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलिए, ये आपके लिए प्रमुख आयोग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव की बात करें तो अध्यक्ष नीति आयोग, ये भी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन सदस्य प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के जो पोस्ट पे होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, कोई लेना देना ही नहीं इससे, सबको पता होगा। हम उपाध्यक्ष की बात करें, क्योंकि ये चेंज हुआ है और चेंज होकर बना है कौन, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी बना है। और अगर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो वो है BVR सुब्रह्मण्यम, BVR सुब्रह्मण्यम। नेक्स्ट चलिए, आपका ये याद रखना है आपको, 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग है ऋतुराज अवस्थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये हैं रेखा शर्मा। उसके बाद आपका ये 7वां वेतन आयोग, ये भी याद रखिए, 7वां वेतन आयोग को ये हैं आपका अशोक कुमार माथुर, यानी AK माथुर, 7वां वेतन आयोग से AK माथुर। चलिए नेक्स्ट, आज पूरा का पूरा SPD आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। ये स्लाइड थोड़ा सा अल्टर सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, पढ़ा तो जा रहा है ना, पढ़ लेते हैं। अगर हम 15वां वित्त आयोग की बात करें तो ये है आपका NK सिंह, 15वां वित्त आयोग। उसके बाद आपका आ जाता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ये है आपका अरुण कुमार मिश्रा। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है आपका अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद आपका ये सब तो नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। चलिए, महारत्न कंपनी, आपको पता होगा कि अभी भारत के महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है, याद रखिएगा 12। भारत के महारत्न कंपनियों की संख्या अब 12 हो चुका है। अब भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12। तो अगर हम सबसे नया की बात करें कि 12वां महारत्न कंपनी भारत का कौन सा है, तो ये आपका है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये आपके हैं जो अध्यक्ष हैं, ये हैं आपका विवेक कुमार देवांगन। तो दोनों याद रखिएगा, अगर आपको पूछ ले कि कितने, तीनों भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12, सबसे नया ग्रामीण विद्युतीकरण, और इसका अध्यक्ष कौन, तो ये है विवेक कुमार देवांगन। नेक्स्ट चलिए, शिक्षण अकादमी। शिक्षण अकादमी में हम लोग बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के अगर कुलाधिपति की बात किया जाए तो ये अरविंद पनगरिया है, अरविंद पनगरिया। ये चेंज होकर अभी नया बना है, अरविंद पनगरिया बने हैं। और अगर कुलपति की बात करें, कुलाधिपति अरविंद पनगरिया, और कुलपति की बात करें तो ये सुनैना सिंह, ये काफ़ी समय से सेवा दे रही है, सुनैना सिंह। बाकी हम लोगों के लिए और ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, नालंदा बिहार से रिलेटेड है इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। चलिए, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रेस एवं मीडिया।
अब अगर प्रेस और मीडिया की हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसका, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये क्वेश्चन आपका एक बार बीपीएससी रिपीट पूछा है, हो सकता है रिपीट कर दे। ये आपका है परेश रावल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ये है अवीक सरकार। ये दोनों नाम याद रखिएगा। बाकी इसरो का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथ, इनका क्रम भी याद रखिएगा कि ये 10वां पे हैं। उसके बाद हम डीआरडीओ देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान को देख लेते हैं। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये है समीर बी कामत। समीर बी कामत, ये दो याद रखिएगा, डीआरडीओ का और इसरो का। कीड़ा की वजह से ये जाम हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, खेल संगठनों के प्रमुख। अगर खेल संगठन के प्रमुख की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, सबको पता होगा, ये है ग्रेग बार्कले और ये है न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सीधा सीधा भारत वाले पे। भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई चेयरमैन सौरव गांगुली को हटाकर रॉजर बिन्नी को बनाया गया है और चयन समिति का अध्यक्ष ये अजीत अगरकर को बनाया गया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे अजीत अगरकर। और भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो ये आपका राहुल द्रविड़ है। महिला भी याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये है आपका रमेश पवार। एक नाम और याद रखिएगा, ये अभी को बहुत ज़्यादा इनके साथ यौन शोषण का कंट्रोवर्सी चल रहा है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन की बात अगर हम करें तो ये बृजभूषण शरण सिंह, नाम याद रखिएगा, बृजभूषण शरण सिंह का। नेक्स्ट चलिए, ये बीमा प्रमुख ये सब नहीं, सार्वजनिक बैंक, केंद्रीय बैंक, आर्थिक वाणिज्य। चलिए केंद्रीय बैंक को याद करेंगे हम लोग कि इंडिया का अभी गवर्नर कौन है और उनका रैंक क्या है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो ये है आपका शक्तिकांत दास और ये 25वां क्रम पर है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बाकी इन सब चीज़ ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, फटाफट आप लोग का रिवीजन करवाना है। चलिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट लग रहा है, अगर बात करें हम कि 30 अगस्त 2019 की बात अगर करें तो इसमें 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब 12 है। अगर आपको पूछे कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है तो ये आपका 12 है। याद रखिएगा, भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब 12 यानी 1 दर्जन। निजी बैंक ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब उपकरण के बारे में हम लोग अगर बात करें कि कौन सा उपकरण किस कंट्री का है। अगर हम हेलिना की बात करें, हेलिना ये भारत में विकसित है, ये इंडिया का होम प्रोडक्ट है। ये है आपका टैंक रोधी मिसाइल जो भारत खुद बनाया है। चिनूक की बात करें, चिनूक ये आपका अमेरिका का है और अपाचे अमेरिका का है। सेम कलर हम लगा देते हैं, अगर दो कंट्री के साथ अगर सेम है आप लोग को याद करने में फटाफट याद रहेगा। चलिए, एक आपका चिनूक अमेरिका का हेलीकॉप्टर और ये अपाचे भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर। अगर हम फ्रांस की बात करें तो आपका INS वेला और राफेल जो बनाती है वो दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है राफेल। उसके बाद ये सब तो अब एक एक बचा हुआ है। बराक की बात करें अगर हम, बराक 8 ये आपका DRDO इजराइल के साथ बनाती है। S-44 ये रूस का है, S-44। और अगर पिनाक की बात करें तो ये भारत का स्वदेशी है। INS कलवरी भी स्वदेशी है। तो स्वदेशी हेलिना, पिनाक और INS कलवरी ये स्वदेशी है। नेक्स्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख।
अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख की बात करें तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र का कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। देश भी याद रखिएगा, देश भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं, अमीना जे मोहम्मद। चलिए, ये 77वां सत्र और 78वां सत्र जो हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उसका अध्यक्षता कौन किया है। अगर हम बात करें तो ये हैं आपका सबा कुरैशी हैं, सबा कुरैशी हैं, ये हंगरी के हैं सबा कुरैशी। 77वां का अगर हम 77वां की बात करें तो सबा कुरैशी हैं, 77वां में सबा कुरैशी। और अगर हम 78वां की बात करें तो ये हैं आपका 78वां में डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनाद और टोबैगो जो है इस देश के रहने वाले हैं, त्रिनाद टोबैगो के। अब अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण की बात अगर हम करें, ये 14वां अध्यक्ष की बात करें वर्ल्ड बैंक, 14वां अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक ये है आपका अजय बंगा, भारतीय अमेरिकी हैं, याद रखिएगा 14वां अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक का। अगर गुटनिरपेक्ष की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की बात हम करें तो ये है इल्हाम अलीवेब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के हैं, बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, और ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष। WTO के बारे में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन, कौन है, तो ये है नोगोजी ओकोंजो इवेला, नोगोजी ओकोंजो इवेला। अंगटाट की बात करें तो रेबेका ग्रिस्पेन है। यूनेस्को की बात करें तो ये है आंद्रे ओजले। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की बात करें तो ये क्यू ड्यूंग हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये हैं गिलबर्ट होंगबो। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ कैथरीन रसेल। और WHO की बात करें तो ये है टेड्रोस अधानोम। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये है अजीम स्टेनर। और दक्षेश सार्क वाले की बात करें हम, दक्षेश ये है इसाला रूवन वीराकुन, श्रीलंका के इसाला रूवन वीराकुन। चलिए, इसमें से आप यूरोपीय संघ का कम से कम याद रखिए, बाहर का याद मत रखिए, ये यूरोपीय संघ का याद रखिए। यूरोपीय संघ संसद का अध्यक्ष की बात करें तो ये है रॉबर्टो मट्सोला, माल्टा के हैं। ADB की बात करें, ADB याद रख लीजिए, ADB भी मात्सुगो असाकावा जापान के हैं, अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के। चलिए, चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं की बात अगर हम करें तो आप याद रखिएगा सिरिसा बांदला का नाम। सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। और JNU की पहली महिला कुलपति बनी है, JNU की ये आपकी बनी है शांति श्री धुलप्रिया पंडित, याद रखिएगा दोनों का। बाकी और चर्चित महिलाओं में तो कोई ऐसा है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं में आपका आ जाता है नाम प्रियंका राधा कृष्णन। ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। लॉरेन हम्बर्ट का नाम याद रखिएगा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहली ट्रांसजेंडर, लॉरेन हम्बर्ट। कीड़ा परेशान कर देता है यार। ये कंपनी के प्रमुख, ये नहीं याद करना हम लोगों को। चलिए आ गया, अब हमको पढ़ना है क्या 2023 में जो 74वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था, इसके जो हम अगर बात करें कि इसके चीफ गेस्ट के रूप में कौन था, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट, इसरो का जो प्रमुख मिशन है याद कर लेते हैं हम लोग, चंद्रयान 3। अगर चंद्रयान 3 की बात करें
ये आपका लॉन्च कर दिया गया है 14 जुलाई 2023 को। और इसका प्रशिक्षण जो प्रक्षेपण यान है ये है LBM M3 M4, याद रखिएगा इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके रखिए। चलिए बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ से उतना ही। चलिए, ये गगनयान की बात अगर करें तो भारत का पहला मानव युक्त मिशन है, ठीक है, ये आपका गगनयान है। इसमें राकेश शर्मा का नाम है जो इसके साथ जाएंगे। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन की बात किया जाए तो आदित्य L1, और ये नासा के साथ, देखिए नासा इसरो के साथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये है आपका निसार, पृथ्वी का निगरानी करने के लिए। अगर अब चीता की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता, इसकी बात अगर हम करें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को नरेंद्र मोदी लेके आए थे, पता होगा आपको। और इसको कहाँ रखा गया था ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम याद रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। सीधे सीधे पूछ दे कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका ये मध्य प्रदेश में है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। और कितने को लाया गया था, तो 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था, 5 मादा और 3 नर, ये याद रखिएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगर बाघ गणना की बात करें हम, बाघ गणना की बात अगर हम करें तो भारत में बाघों की कुल संख्या ये आपका है 3167, यानी 2018 से अच्छा खासा बढ़ा है। 2018 में आपका 2967 ही था। कुल वृद्धि की बात कर रहा है कि 6.7%, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छा प्रतिबंधित टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है, और भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है। तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व 53 हो चुका है, 53 याद रखिएगा। भारत में टाइगर रिजर्व टोटल अब हो गया है 53। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2021। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 17वां, ये याद रखिएगा कि 17वां वन रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया था। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि भारत का पर्यावरण और वन मंत्री हैं। अगर देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण, वन के साथ वृक्ष को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल प्रतिशत की बात करें तो 24.62% है। अगर कुल हम वन आवरण की बात करें, सिर्फ वन आवरण की बात, तो ये है 7,13,789 किलोमीटर। और इसकी अगर परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो ये है 21.71%। अगर कुल सिर्फ वृक्ष आवरण की बात हम करें तो ये है आपका 95,784 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज वैल्यू केवल 2.91%। अगर हम कुल वृद्धि वन और वृक्ष आवरण, मतलब दोनों को मिला के अगर करें हम कि कितना वृद्धि हुआ है, तो ये आपका 2,261 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। चलिए मैंग्रोव वन को देखते हैं। कुल मैंग्रोव वन ये है आपका 4,992, यानी अब 17 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है मैंग्रोव वन में। सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे है? तो ये आपका अंडमान बंगाल की खाड़ी में है। सुंदरवन डेल्टा के पास आपका सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। चलिए, अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्षेत्र की बात, सर्वाधिक की बात कर रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपका है आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर सबसे कम वन वाला की बात करें तो ये हरियाणा, ये हमेशा ही रहा है।
और वन आवरण दिखाने वाले शीर्ष राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, वृद्धि दिखाने में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है वन आवरण में। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले की बात की जाए, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, प्रतिशत में वन आवरण में मिजोरम, इसका 84.53% आपका वन आवरण से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरों का नाम चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ से आप लोगों को शायद दिखे नहीं फ़ोन पे। हम आपके साथ ये करते हैं, ये जो बांद्रा बुडली एक सेतु जो बनाया गया बांद्रा से बुडली को, ये बांद्रा वर्सोवा लिखा हुआ है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है वीर सावरकर सेतु। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो था, इसका भी नाम चेंज करके अब हो गया है अटल सेतु। और अहमदनगर ज़िला, इसका नाम हो गया है अब अहल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डा की बात करें, शिवमोगा हवाई अड्डा ये अब बन गया है कुवेंपू हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर का भी नाम चेंज कर दिया गया है, अब ये छत्रपति संभाजी की बात करें तो ये शिवाजी का बेटा था। उस्मानाबाद शहर ये धाराशिव। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का भी नाम अब चेंज हो गया है, ये है आपका CD देशमुख रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा चर्च गेट का नाम अब हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राउरकेला हॉकी स्टेडियम, क्योंकि बिरसा मुंडा बिहार से संबंधित है और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की बात करें कहाँ, तो ये राउरकेला की बात करें तो ये कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। बाकी ये सब पूरा है। हाँ, ये हैरिस पार्क, ये आपका लिटिल इंडिया के नाम से अब कर दिया गया है। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में है, अब इसका नाम कर दिया गया है लिटिल पार्क। मुगल गार्डन की बात अगर हम करें, मुगल गार्डन ये अब हो गया है अमृत उद्यान। उसके बाद महाकाल कॉरिडोर, ये भी याद रखिए महाकाल कॉरिडोर को, ये है आपका श्री महाकाल लोक। अगर बिहार मखाना की बात किया जाए, बिहार मखाना का, तो ये आपका हो गया है अब मिथिला मखाना। अब बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अब ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, क्योंकि रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया है, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया है। अगर हम मिड डे मील योजना की बात करें, मिड डे मील योजना, मिड डे मील ये आपका हो गया है PM पोषण स्कीम। और लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम हो गया है संसद टीवी। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया है। और व्हीलर द्वीप की बात किया जाए तो ये APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो हम लोग 2023 वाला सब देखेंगे कि 2023 में उन्हें क्या क्या मिला है। अगर हम 2023 की बात करें तो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा मिला गया है, अभी ये मिला है हाल फिलहाल में। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र सरकार द्वारा। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का नाम ही दिया हुआ है तो फिजी की तरफ से मिला है। और एकावल अवार्ड बाय द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ, ये पलाऊ गणराज्य के द्वारा 2023। तो ये दोनों तो पूछेगा नहीं, पलाऊ का नाम दिया हुआ है, फिजी का नाम दिया हुआ है, तो पूछेगा नहीं। ये 3 याद रखिए आप, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र द्वारा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस द्वारा। ये कौन रुपये पे कौन सा जगह का चित्र दिया गया है, सबको पता होगा, नहीं होगा पॉकेट से निकाल के पैसा देख लीजिएगा। चलिए, उत्सव की बात कर रहा है, कौन सा उत्सव, तो बिहार में जो उत्सव मनाया गया हम लोग उसको देखेंगे। ये आपका है बिहार मेला कोंड जनजाति के द्वारा, ये आपका कहाँ पे, उड़ीसा में किया गया था।
और थावे महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थावे महोत्सव, ये गोपालगंज में थावे महोत्सव। और बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के उत्सव की बात करें तो पटना में हुआ है बाजरा को लेके मिलेट उत्सव, इसमें नहीं दिया गया है, तो मिलेट उत्सव आपका पटना में हुआ है। चलिए, ये जीआई टैग की बात कर रहा है, अगर बिहार से कोई जीआई टैग मिला है तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए, ये आपका बिहार की बात यहाँ पे कर रहा है। ये आपका मरचा चावल पश्चिम चंपारण, आपको पूछे कि मरचा चावल कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण का है मरचा चावल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, एक है मिथिला मखाना। चलिए, मरचा चावल हो गया, एक आपका मरचा चावल पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया आपका मिथिला मखाना, इसको भी जीआई टैग मिला है, मरचा चावल मिथिला मखाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और कोई है क्या बिहार से? बस बिहार से यही दो याद रखिएगा, मिथिला मखाना और मरचा चावल। मरचा चावल की बात करें तो वो पश्चिम चंपारण से है। वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, 23 वाला कोई भी नहीं है, छोड़िए इसको। चलिए, राज्यपाल की बात हम लोग करते हैं। राज्यपाल, कई राज्यपाल का नाम हम लोग को सब तो पढ़ना नहीं है, याद रखना है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर को लेके बहुत ज़्यादा अशांति फैला हुआ है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो इसका राजधानी इम्फाल है। ये अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है 21 जनवरी 1972 को। इसके राज्यपाल की बात हम करें तो ये है अनसुईया उइके, और मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन्द्र सिंह। मणिपुर से रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनसुईया उइके जी। और अपना बिहार की अगर हम बात करें तो ये तो 22 मार्च 1912 सबको पता होगा। और इसका जो चेंज हुआ है गवर्नर, इसका गवर्नर अब बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। फागू चौहान पहले बिहार के थे, लेकिन अब वो मेघालय के बन गए। बाकी इधर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिल्ली का हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि दिल्ली का विवाद मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहता है। दिल्ली का जब बात करें मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ पे जो आपका उपराज्यपाल है दिल्ली, ये हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। इन दोनों का हमेशा बना हुआ रहता है एलजी के साथ मुख्यमंत्री का। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें पटना उच्च न्यायालय। मैक्सिमम लोगों को पता होगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, और ये हैं आपका के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, के विनोद चंद्रन। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबका सब पढ़ेंगे हम लोग। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम लोग क्या, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो जद्दा सऊदी अरब में हुआ है। और अध्यक्षता कौन किया है, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का जो प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, छठा हिंद महासागर सम्मेलन। अगर छठा हिंद महासागर सम्मेलन की हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ढाका में हुआ है, यानी बांग्लादेश में। और इसका अध्यक्ष शेख हसीना, बांग्लादेश की पीएम ने की है। और इसका विषय क्या था, शांति, समृद्धि, एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। चलिए नेक्स्ट, 49वां G7 शिखर सम्मेलन। आपको 49वां याद रखना है, और 50वां कहाँ होने वाला है वो भी याद रखना है, 48वां मत याद रखिए। 49वां G7 की बात करें तो इसका आयोजन जापान में हिरोशिमा में हुआ है।
और अध्यक्षता कौन करेगा? जो जापान का प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इसका भी नाम फूमियो किशिदा ये है। और इस बार जो मुख्य बिंदु था यहाँ पे G7 में, G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है। चलिए 50वां कहाँ होगा ये याद रखिएगा, 50वां आपका इटली में होगा, यूरोपियन कंट्री है इटली, वहाँ पे होगा आपका 2024 का G7 शिखर सम्मेलन। 50वां G शिखर सम्मेलन इटली में, 49वां कहाँ हुआ? जापान में हो चुका है आपका मई में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ, और आने वाला 2024 में इटली में। नेक्स्ट चलिए SCO शिखर सम्मेलन। SCO शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आपका भारत में, और आपका 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये तो सबको पता होगा, हमारे देश इंडिया में चल रहा है। चलिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। आयोजन भारत में, इसका थीम क्या है? वसुवैध कुटुंबकम, याद रखिएगा वसुवैध कुटुंबकम। G20 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में चल रहा है उसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। भारतीय शेरपा की बात करें तो ये अमिताभ कांत है। और पहला शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में, 17वां नहीं पढ़ना हमें, 19वां याद रखना है। 19वां आपका ब्राज़ील में होगा, दक्षिण अमेरिका का कंट्री ब्राज़ील, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। चलिए अब G20 ECSWG बैठक 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में, याद रखिएगा ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ECSWG, इसका विषय की बात करें तो ये आपका सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसेलेंट ब्लू इकोनॉमी पे आपका पहला G20 ECSWG की बैठक हुई है। कहाँ हुई है? बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच की बात अगर हम करें, विश्व आर्थिक मंच WEF, इसकी बैठक की अगर हम बात करें, ये आपका आयोजन हुआ है दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका विषय है कॉम्पिटिशन इन ए फ्रेगनेंट वर्ल्ड। नेक्स्ट COP15 की बात कर रहा है। COP15 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। COP15 की बात करें तो इसका आयोजन आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो यह अध्यक्षता चीन द्वारा किया गया है। और भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसके हैं जलवायु श्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। COP27 को याद रखिएगा, COP27 इसका आयोजन की बात करें तो शर्म अल शेख अध्यक्षता में मिस्र में हुआ। और अध्यक्षता की बात करें तो मिस्र के विदेश मंत्री। भारत का प्रतिनिधित्व भी सेम जो COP15 में किया था, COP27 में भी किया है। विषय की बात की जाए, इसका विषय है डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानेट। अगर हम COP27 की बात करें तो ये आपका हुआ है मिस्र में। अगर COP28 की बात करें तो अब ये होगा UAE में। नेक्स्ट चलते हैं, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022, ये हुआ है आपका वर्चुअली हुआ है, और भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी इसके ये किए। अगर I2U2 का पूर्ण रूप देखें हम, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इंडिया, इजराइल, USA, UAE, I2U2। मुख्य बिंदु इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा किया जाएगा। चलिए नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें, ये आपका स्पेन में हुआ, मैड्रिड में हुआ। हमको याद करना है 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, स्पेन में हुआ, और 33वां कहाँ होने वाला है, लिथुआनिया में होने वाला है, विनियस में होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिक्स की तरफ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अगर हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आपका चीन में हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका विषय क्या है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर हम 15वां की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। हम आपको बता देते हैं कि ये जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स BRICS, ये सबसे पहले ब्राज़ील में, फिर होगा रूस में, फिर होगा इंडिया में, फिर होगा चाइना में, फिर होगा साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील से शुरू होगा। ये अल्फ़ाबेटली के तौर पे चलता है, अल्फ़ाबेटिकल तौर पे चलता है आपका ब्रिक्स।
चलिए, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़े, अब राष्ट्रीय पढ़ेंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात अगर हम करें, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फिजी में हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा। 14वां एरो इंडिया, इसकी बात करें तो ये बेंगलुरु में, हर बार बेंगलुरु में ही होता है और विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 की बात हम करें तो इसका भी आयोजन आपका डिफेंस वाला भी बेंगलुरु में हुआ है और इस सम्मेलन का विषय है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस इंगेजमेंट इन डिफेंस, यानी स्पीड। बाल विज्ञान 17वां प्रवासी को याद रखिए। अगर हम 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो ये इंदौर में हुआ है। मुख्य अतिथि की बात करें तो ये है इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। सम्मेलन का विषय है डायस्पोरा अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो अगर 17वां प्रवासी भारतीय की बात करें, कहाँ हुआ था सम्मेलन? यह हुआ था आपका इंदौर में। नेक्स्ट चलिए, जल प्रवाह, ये भी नहीं, इंडिया ये भी नहीं, अखिल भारतीय राज्य ये भी नहीं, स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। चलिए, अगर भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें तो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की बात करें, ये भी बेंगलुरु में, मैक्सिमम चीज़ बेंगलुरु में ही किया जा रहा है। विंग्स इंडिया की बात करें, इसका हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में। थीम है इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। 108वां विज्ञान कांग्रेस ये आपका पुणे में हुआ है। इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ। सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें से आपको याद रखना है क्या क्या? एक तो आपको याद रखना है ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। उसके बाद चलिए आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों को, ये दोनों याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। अफगानिस्तान वाला और यूक्रेन वाला ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन देवी शक्ति। कोविड-19 बहुत पुराना हो गया है तो उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपको गहलवान झड़प हुआ था, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। गहलवान घाटी झड़प ये कब हुआ था? ये भी बहुत पुराना है लेकिन इसको एटलीस्ट याद रखिएगा आप, 2020 में हुआ था, 15-16 जून 2020 को। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट। अगर हम भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट की बात करें तो इसका जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की बात करें, 7वां संस्करण, हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश। ये जारी करने वाला कौन है ये याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण कौन जारी करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसका जारी करता है बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। अगर बड़े छोटे राज्यों में प्रथम की बात करें तो हरियाणा है, पब्लिक अफेयर में हरियाणा जारी करता, और प्रथम कौन है यही याद रखना है। अगर बिहार का रैंक है कि बिहार कौन से स्थान पे है तो वो भी हम लोग को पढ़ेंगे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स IQR स्विस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसकी बात हम करें अगर हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये स्विस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सबसे प्रदूषित शहर में चार्ड है,
और भारत का स्थान 8वां है सबसे प्रदूषित शहरों में। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात अगर हम करें तो इसके नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बड़े छोटे शहरों में गुजरात प्रथम, छोटा में गोवा, और बिहार का स्थान 15वां है। किसमें? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का स्थान 15वां है। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात अगर हम करें, इसका जारी करता है FSSAI, ये जारी करता है। बड़े राज्यों में प्रथम केरल, छोटे राज्यों में गोवा, बिहार का नाम नहीं है इसमें। स्वस्थ सूचकांक की बात अगर हम करें, स्वस्थ सूचकांक की बात अगर हम करें तो इसका भी जारी करता आपका नीति आयोग है। बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में त्रिपुरा, और बिहार का स्थान 19वां है। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान 19वां। चलिए नेक्स्ट, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात अगर हम करें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो इसका जारीकर्ता की बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने जारी किया है। और इसमें प्रथम स्थान की बात करें गुजरात, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। सुशासन सूचकांक की बात करें, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है और प्रथम गुजरात। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक, राज्यों में प्रथम नवाचार, ये जारी करता नीति आयोग है। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है भारत नवाचार सूचकांक। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और बिहार का स्थान 15, याद रखिएगा बिहार का स्थान। चलिए, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 28वां है। सतत विकास लक्ष्य SDG नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 28वां है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम भी है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात अगर हम करें तो ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सबसे गरीब राज्य आपका बिहार ही है। निर्यात तैयारी है, इंडिया जस्टिस। चलिए जस्टिस वाला हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जस्टिस को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो जारी करता है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। प्रथम स्थान आपका कर्नाटक और बिहार का स्थान है आपका 16वां। निर्यात तत्परता की बात करें तो ये भी जारी करता नीति आयोग है। इसमें प्रथम स्थान गुजरात, बिहार का स्थान 22वां। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, इसका जारी करता है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। एकमात्र अगर भारतीय विश्वविद्यालय की बात करें तो ये IISc बेंगलुरु में है, ये शामिल हुआ है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए पुरस्कारों की बात करें, खेल पुरस्कार आया है सबसे पहले। तो जो भारत रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार केवल एक आदमी को दिया गया है, ये है श्री शरत कमल अचंत, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं ये, इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2022 के हैं श्री शरत कमल चंद। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार तो बहुत सारे लोग जीते हुए हैं। इसमें क्रिकेट का कोई है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर मशहूर आज के डेट में कुछ है तो वो क्रिकेट है, और एक भी क्रिकेटर का नाम नहीं दिया गया है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे किसी का भी नाम। द्रोणाचार्य नहीं पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा ग्रैंड मास्टर सबको देख लेते हैं। अगर भारत के ग्रैंड मास्टर पुरुष की बात करें और महिलाओं की बात करें तो आपका 82वां ग्रैंड मास्टर बना है कौन? बुप्पला परिणीत। राज्य याद मत रखिएगा, सिर्फ आप नाम याद रखिए। 82वां बुप्पला प्रदीप। 81वां ग्रैंड मास्टर शयांतन दास। 80वां ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR। 79 भाई पढ़ लीजिए 79 परनेश M। और 78 की बात करें तो ये है कौस्तभ चटर्जी। इतना ही याद रखिए, इधर याद मत कीजिए, इधर मत याद कीजिए, यहीं से कीजिए। और 23वां भारत की महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है ये प्रियंका नटुक्की बनी है, प्रियंका नटुक्की। 78वां की बात करें 78 कौस्तभ चटर्जी, 79 परनेश M, 80 की बात करें तो विघ्नेश NR, 81 की बात करें शयांतन दास, और 82 की बात करें तो बुप्पला परिणीत। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पुरस्कारों की बात।
खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो उसमें आपको प्राइज़ की बात हो रही है तो ये 25 लाख रुपया मिलता है। चलिए अब आया है आपका फिर से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार हम लोग पढ़ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में केवल एक आदमी को मिला है, स्वयंते पावो को मिला है। और किस चीज़ के लिए इसको मिला है? जेनेटिक्स ने मानव जाति के शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान के लिए मिला है। आनुवांशिक पहचान याद रखिएगा, चिकित्सा के लिए आनुवांशिक पहचान को मिला है। और अगर भौतिकी की बात करें तो इसमें 3 आदमी को मिला है, एलन एस्पेक, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। इन तीनों को मिला है। इनको मिला है क्वांटम यांत्रिकी में कंप्यूटिंग क्रिप्टोग्राफी तेज़ी से विकसित होने के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए इन्हें मिला है भौतिकी का। अगर हम रसायन की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, ये इसमें भी 3 आदमी को मिला है। फिजिक्स की बात फिजिक्स में भी 3 को मिला है और रसायन में भी 3 को मिला है। ये है आपका कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बेरी शार्पलेस। इनको मिला है ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री विकसित के लिए। और अगर शांति की बात करें, शांति का नोबेल प्राइज़ ये मिला है आपका एलिस बियालियास्की और आपको मिला है मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, सेंटर फॉर लिबर्टीज शांति का पुरस्कार मिला है। चलिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी आपको 3 आदमी को मिला है, बर्नानके, डायमंड और डाइवलिंग। ये 3 आदमी को मिला है आपका अर्थशास्त्र का, बर्नानके, डायमंड और डाइविंग। साहित्य की बात करें तो एर्नी एर्नोक्स को मिला है साहित्य का। ये तो बहुत पुराना भारत रत्न है, इसको नहीं पढ़ना है। 2021 का भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। चलिए शांति स्वरूप भटनागर को पढ़ते हैं हम लोग। अगर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो जीव विज्ञान में मिला है अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को। रसायन की बात करें तो ये मिला है कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। उसके बाद आप औषधि वाला पढ़ लीजिए और ये वाला, ये दोनों को मत पढ़िए। गणित की बात करें तो ये मिला है अनीश घोष और साकेत सौरभ को। औषधि विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर जीवन पनियक्कल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। भौतिकी की बात करें तो डॉक्टर कनक शाह को। सिर्फ एक आदमी है भौतिकी में, डॉक्टर कनक शाह। रमन मैग्सेसे पे चलते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये मिला है आपको, पर्यावरणविद का नाम याद रखिएगा, ये पर्यावरणविद है गौरी बेंचेवेगिव, इंडोनेशिया की। अड़सठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात अगर हम करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सोराई पोट्टू, तमिल फिल्म है सोराई पोट्टू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बात करें हम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अर्पणा बाला मुरली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए। छिहत्तरवां कान फिल्म महोत्सव की बात करें, 76वां कान फिल्म महोत्सव, तो इसमें मिला है आपका पॉम डियर पुरस्कार की बात करें यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ये है आपका एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, कान फिल्म 2023। इम्पोर्टेंट है आपके लिए ऑस्कर। ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात मिला है, कहें हम तो ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर का एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ग्रैमी पुरस्कार में कोई भारतीय नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो। एमी पुरस्कार ये भी नहीं। 68वां फिल्म फेयर की बात करें गंगूबाई कठियावार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावार, ये आलिया भट्ट की मूवी है। 76वां बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार की अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये है ऑल क्वाइट वन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट
ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये आपका 76वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विजेता हैं। पुलित्जर पत्रकारिता में मिलता है, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं है, इसको भी नहीं। पद्म पुरस्कार की बात, चलिए अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल है। 91 पद्म श्री, 9 पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अगर सबसे बड़ा है ये है, उसके बाद ये, और सबसे तीसरा में ये पुरस्कार का रैंक है। तो 6 विभूषण। अगर विभूषण वाले की हम बात करें कि किसको किसको पद्म विभूषण मिला है, तो बालाकृष्ण दोषी को मिला है पद्म विभूषण, मरणोपरांत। वास्तुकला गुजरात के हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये नाम याद रखिएगा। जाकिर हुसैन को मिला है, SM कृष्णा को मिला है, दिलीप महालोविश को मिला है, श्रीनिवास वर्धन को मिला है और मुलायम सिंह यादव को मिला है। यूपी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो डेथ कर चुके हैं, उनको मिला है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। अगर पद्म पुरस्कार में कोई बिहार का है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का नाम किसी के साथ अगर जुड़ा हो, बिहार, चलिए आ गया बिहार का नाम। अगर बिहार का बात हम करें तो ये आपका आनंद कुमार, सबको पता होगा, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को मिला है। चलिए ये याद रखिएगा, 53वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हुआ है आपका गोवा में। अगर बेस्ट फिल्म की बात करें यानी गोल्डन पिकॉक की बात करें, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। आईफा की बात करें, 23वां आईफा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, अजय देवगन का मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। चलिए आईसीसी अवार्ड की बात हम करें। आईसीसी अवार्ड 2022 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपका बाबर आजम। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटाली स्काइवर इंग्लैंड की है। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, 360 के नाम से सूर्य कुमार को जाना जाता है। वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये तालिया मेघरात ऑस्ट्रेलिया की हैं। मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्कोस एंसेन दक्षिण अफ्रीका के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक जो इंग्लैंड के कप्तान भी हैं। और एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के। विजडन क्रिकेट की बात करें, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। और विजडन T20 सूर्य कुमार यादव 360। लॉरियस पुरस्कार, 23वां लॉरियस पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये लियोनेल मेसी को। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान, फीफा वर्ल्ड कप विजेता। स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सॉली एंड फ्रेजर प्रिस जमैका की हैं। फीफा पुरस्कार की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेकिया पुटेलस। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। यही आपको इतना बढ़िया गोलकीपिंग करके इनके ही प्रयास से अर्जेंटीना चैंपियन बना है। अगर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर मेरी ईयरपस इंग्लैंड की। चलिए स्पोर्ट स्टार नीरज चोपड़ा का नाम आया है, गोल्डन बॉय इंडिया का स्पोर्ट स्टार। ये स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है आपका नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला की बात करें तो ये है आपका मीराबाई चानू। भारोत्तोलन का में आपको मेडल जिता चुकी है ये हर एक टूर्नामेंट में।
चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार नया में कोई भी नहीं है। व्यास सम्मान 2022 वाला ही है, 2023 से कोई नहीं है। चलिए 2022 वाला सब पढ़ लीजिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। व्यास सम्मान की बात करें हम, व्यास सम्मान ये आपका ज्ञान चतुर्वेदी इनको मिला है 2022 का। सरस्वती सम्मान 2022 की बात अगर करें, ये शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। तो 2023 से रिलेटेड है ही नहीं कुछ। चलिए, ये आया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, जिसमें आपका सॉन्ग है नाटू नाटू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ब्रह्मा शास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई कठियावारी के लिए एक और प्राइज आलिया भट्ट को। चलिए, बिहारी पुरस्कार 2022 की बात करें तो यह आपका डॉक्टर माधव हाडा, पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, इस पुस्तक के लिए उन्हें मिला है। एबल पुरस्कार 2023 की हम बात करें तो ये मिला है आपका लुइस कैफरेली को, अर्जेंटीना के अमेरिका गणितज्ञ है ये। लुइस कैफरेली को 2023 का एबल पुरस्कार मिला है। एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में मिलता है। चलिए, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये मिला है सिहान करुणा तालिका को, श्रीलंका का ही है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये है जॉर्जिया गॉस्पोंडिनो। 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए, याद रखिएगा गीतांजलि श्री का नाम। पेटा इंडिया का याद रखिएगा, सोनाक्षी सिन्हा को मिला है 2022 का। चलिए, ग्रैंड स्लैम। अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक आपका फ्रेंच ओपन, एक आपका विंबलडन और एक आपका होता है US ओपन। ये 4 होता है। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, पुरुष एकल में जीता है। अगर मेल की बात करें, मेल नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच। अगर महिला की बात करें तो एरिना सबलेंका को जीती है। एरिना सबलेंका, नोवाक जोकोविच। और पुरुष फ्रेंच ओपन की बात करें तो यहाँ पे भी नोवाक जोकोविच ने ही अपना जीत दर्ज किया है। और ईगा स्वीटेक महिला, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन दोनों। और विंबलडन ओपन की जगह कार्लोस अल्काराज जीते हैं और US ओपन भी अल्काराज का ही जीता हुआ है। और अगर महिला की बात करें तो विंबलडन में अभी नया जीती है मार्केटा वोंद्राशोवा, चेक गणराज्य की है, वो जीती है। और ईगा स्वीटेक जीती हुई है अमेरिका ओपन। चलिए, नेक्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग, इसका प्रायोजक कौन था? टाटा। स्पॉन्सरशिप टाटा निभाया था। और एम्पायर पार्टनर पेटीएम। विजेता 5वां बार हुआ है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग खाली याद मत रखिएगा, वो 5वां बार जीता, ये भी याद रखिएगा। गुजरात टाइटंस को हरा के, गुजरात टाइटंस का कैप्टन पता होगा। सर्वाधिक शतक इस बार शुभमन गिल द्वारा लगाया गया था। तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल द्वारा लगाया गया था, राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। और ऑरेंज कैप शुभमन गिल 851 रन बनाए थे। पर्पल कैप की बात करें तो मोहम्मद शामी, और दोनों ही प्लेयर आपका गुजरात टाइटंस के हैं। मोहम्मद शामी भी सर्वाधिक विकेट लेने वाला और सर्वाधिक रन बनाने वाला भी। प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे को दिया गया है। सबसे मूल्यवान
प्लेयर की बात करें, शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल। और फेयर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स का नाम आया है। चलिए, ये आपका पुस्तक है, इसमें से देखते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट बुक अगर है तो आपको बताते हैं हम। अरुंधति राय वाला बुक याद रखिएगा, इनका बुक है आज़ादी। आज़ादी के लेखक अरुंधति राय। इसके बाद आपको द पावर ऑफ ऑन थॉट, BK शिवानी। द इंडियन नेवी @75 रेमेंसिंग द बॉयज, रंजीत B राय तथा बनर्जी, ये भी याद रखिएगा। टॉम ऑफ सैंड, ये याद रखिएगा, ये गीतांजलि श्री की बुक है। और रस्किन बॉन्ड का बुक भी याद रखिएगा, BPSC रस्किन बॉन्ड से लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर्स। तो बस यहीं तक था, पूरा का पूरा SPD को ही हम लोग 1 घंटा में ख़त्म किए हैं। चलिए, फिर हम नेक्स्ट आपके लिए SPD का ही MCQ जो बचा हुआ है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।